नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है बाबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। बताना क्या है कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने भारतीय कहानियों पर चित्रणकारी करना शुरू किया था या उनका अनुवाद करवाना शुरू किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अकबर ने। ठीक है, अकबर के काल में काफ़ी भारतीय विषयों का अनुवाद फारसी भाषाओं में किया गया और उन पर चित्रण कार्य भी किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, कौन से क्या है क्वेश्चन कि प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए है हमजानामा, ऑप्शन बी है हरिवंश, ऑप्शन सी है रजनीनामा और ऑप्शन डी है तूतीनामा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो अकबर द्वारा सबसे पहले मतलब किस ग्रंथ पर चित्रण कार्य प्रारंभ किया गया था, तो वो आपका क्या है, हमजानामा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये कपड़े पर किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है। सचित्र ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है। ऑप्शन आपको दिया गया है अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है या फिर भारत कला भवन बनारस में है। तो ये आपका जो है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में इस रखा हुआ है आपका क्या ग्रंथ तारीख ए खानदान ए तैमूरिया। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें 132 चित्र हैं और ये आपका तैमूर वंश से लेकर अकबर के सन 1577 तक का इसमें चित्रण है। अकबर के काल 1577 तक का इसमें चित्रण है। ठीक है, कितने चित्र हैं, 132 चित्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है। मैंने कहा था अभी आपको कि अकबर के टाइम में जो भारतीय ग्रंथ है उनका अनुवाद फारसी भाषाओं में किया गया, तो वही हमसे पूछ रहा है कि महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है। जो अनुवाद किया गया महाभारत का फारसी भाषा में, तो उसमें उसका नाम क्या रखा गया। ऑप्शन है आपका आलमगीर नामा, बादशाह नामा, रज्मनामा या फिर शाहनामा। तो जो महाभारत का फारसी संस्करण का नाम है वो आपका क्या है, रज्मनामा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसका फारसी रूपांतरण किसने किया था, तो अकबर के टाइम में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, और इसमें अगर इसके चित्रण की बात करें तो इसमें 169 चित्र, जब इसका चित्रण कार्य हुआ था महाभारत का, ठीक है, तो उसमें 169 चित्र बनाए गए थे। और कुल कितने चित्रकारों ने बनाए थे, 50 चित्रकारों ने मिलकर बनाए थे 169 चित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल शैली में आपको विकल्प दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 ही विकल्प है, ए और बी, बाकी नहीं दिया गया है, का अभाव है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आप सी कर लीजिए, नारी सभी चित्रों, और ऑप्शन डी कर लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शैली में किसका अभाव था, तो वहां पर आपको नारी सभी चित्रों का अभाव मिलता है। ठीक है, वहां पर नारियों का सभी चित्रण नहीं किया गया है। तो मुगल शैली में किसका अभाव मिलता है, नारी सभी चित्रों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहां पर है या किस गुफा में है। ऑप्शन है आपका दिया गया है अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, एलिफेंटा गुफा में या फिर बाघ गुफा में।
तो जो त्रिमूर्ति है वो आपको कहाँ मिलेगी? एलिफेंटा गुफा में मिलेगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति में कौन कौन है? तो आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी मूर्ति मिलेगी। कहाँ पर? आपको एलिफेंटा गुफा में मिलेगी। और एलिफेंटा गुफा है कहाँ पर? तो एलिफेंटा गुफा आपका महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? ठीक है, कौन सा चित्र है? रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। ऑप्शन ए है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ऑप्शन बी आपको दिया गया है खुदा बख्श संग्रहालय पटना में, ऑप्शन सी आपको दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। तो रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए जो आपको मिलेगा वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये चित्र कि रावण पर्वत कैलाश पर्वत हिलाते हुए जो चित्र है वो कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 में हुई थी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना 1949 में और राष्ट्रीय जो आपका आधुनिक कला संग्रहालय है उसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है आपका 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मूर्तिकला की बात हो रही है, चित्रकारी की नहीं बात हो रही है, मूर्तिकला की बात हो रही है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? गुफा संख्या 26 में। अगर यही प्रश्न हमसे पूछता कि चित्र किस गुफा में है तो वो आपका गुफा संख्या 1 में आपको देखने को मिलेगा। गुफा संख्या 1 में, 1 में क्या है आपका? मार विजय का चित्र है और गुफा संख्या 26 में क्या है? मूर्तिकला है मार विजय की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता गुफाओं की भित्त चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? ऑप्शन ए है रॉबर्ट गिल, ऑप्शन बी है फर्गूसन, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ्स और ऑप्शन डी है जेरिको। ठीक है, तो सबसे पहले अनुकृतियां किसने तैयार की थी? कहाँ की? अजंता गुफाओं के भित्त चित्रों की अनुकृतियां सबसे पहले किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई थी? तो वो आपका रॉबर्ट गिल ने बनाया था। ठीक है, कंपनी के अनुरोध, कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था। उसके बाद मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ भेजा गया। उन्होंने सबसे पहले जाकर चित्र की अनुकृतियां बनाई और ये अनुकृतियां किस समय बनाई? 1847 से लेकर 1857 तक, क्योंकि उसके बाद क्रांति शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आपका यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शुरू हो गया था, तो उसी दरम्यान में वापस चले गए थे और इतने वर्षों में इन्होंने लगभग 30 प्रतिलिपियां बनाई थी। 30 प्रतिलिपियां बनाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी है गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17 और ऑप्शन डी है आपका गुफा संख्या 16। भिक्षुक बुद्ध की जो प्रसिद्ध चित्र है वो किस में है? आपका गुफा संख्या 17 में है। क्या? भिक्षुक बुद्ध। गुफा संख्या 16 का सबसे फेमस चित्र आपका कौन सा है? तो मार्डासन राजकुमारी। ठीक, गुफा संख्या 1 में जो पूछा जाता है वो क्या है? पद्मपाण बोधिसत्व। ठीक है, गुफा संख्या 1 में आपको क्या मिलेगा? पद्मपाण बोधिसत्व या बोधिसत्व पद्मपाण बोधिसत्व वज्रपाणी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी हमने आपको बताया मार विजय का भी चित्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुफा संख्या 9 की अगर बात करें तो इसमें एक प्राचीन चित्र आपको मिलेगा, एक बैठी हुई स्त्री का,
दो नाग पुरुष का, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे का, ये सारी चीजें आपको गुफा संख्या 9 में मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है अजंता, ऑप्शन सी है जोगीमारा और ऑप्शन डी है सिगरिया। तो इसमें आपको जो स्वर्णिम काल टेम्परा का देखने को मिलता है वो आपको अजंता में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता में आपको क्या मिलता है? टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि जब चित्र सूख जाते थे तो उसमें ज़्यादा प्रकाश लाने के लिए टेम्परा रंग से चित्रण किया जाता था। ठीक है, और ये क्या होता था? सफ़ेद गाढ़े रंग एक तरीके से होता था। ठीक है, अच्छा, अजंता का अगर हम देखें कि चित्रकला का माध्यम जो है तो वो मुख्य रूप से टेम्परा ही है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम किंकर बैस द्वारा निर्मित अधिकांश मूर्ति शिल्प कहाँ है? ऑप्शन ए है जे स्कूल ऑफ आर्ट, कला भवन शांति निकेतन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक जो मूर्ति शिल्प है वो आपका कला भवन शांति निकेतन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ के विद्यार्थी भी थे। ठीक है, और ये वहीं पर मूर्ति शिल्प विभाग के विभाग अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। इनका जो ज़्यादातर चीज़ें आपको मिलेंगी मूर्ति शिल्प वो कहाँ मिलेंगी? कला भवन शांति निकेतन में मिलेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है मुगल और ऑप्शन डी है राजस्थानी। ठीक, तो रेखाओं द्वारा अगर हम भाव प्रदर्शन की बात करते हैं तो वो आपको अजंता में देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से अजंता में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि रेखाओं में अप्रत्याशित गति एवं प्रवाह देखने को मिलता है। रेखाओं के माध्यम से ही भाव का यहाँ पर प्रदर्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प आकृति के कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए है पीबी जानकी राम, ऑप्शन बी है अमरनाथ सहगल, ऑप्शन सी है धनराज भगत और ऑप्शन डी है शंखो चौधरी। ठीक है, तो इसमें जो आकृति के कलाकार हैं, मूर्ति शिल्प है आकृति, सबसे पहले तो ये चित्र ना होकर ये मूर्ति है। आकृति के कलाकार कौन है? तो आपके शंखो चौधरी जी हैं। ठीक है, अमरनाथ सहगल का जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो आप जानते हैं अनसुनी चीखे हैं। अनसुनी चीखे, कई बार आपसे ये पूछा भी गया है अनसुनी चीखे किसकी हैं? पीबी जानकी राम का गणेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है सममिति, समरूपता या संतुलन, इसके पीछे की कथा या फिर संगमरमर का उपयोग। तो ताजमहल वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका सिमेट्रिक ना, यानी सममिति होना। ठीक है, सममित का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई चीज़ है शीशे के सामने एकदम चिपक कर, शीशे के इधर है तो दूसरी तरफ भी उसी तरीके की चीज़ें बन जाएंगी। अब अगर यहाँ पर एक पेड़ लगा दिया गया है तो यहाँ पर भी एक पेड़ लगा दिया गया है, यहाँ पर एक पेड़ है तो यहाँ पर भी एक पेड़ है। सममित यानी किसी अगर एक अच्छे से काटते हैं तो एक तरफ जो चीज़ें दिख रही हैं सेम चीज़ें दूसरी तरफ भी है। ठीक है, वो सममिति होता है। तो ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सममित। अगर हम बीचों बीच से उसको हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें उसका, तो आपको दाएं और बाएं चीज़ें एकदम बराबर दिखेंगी। जैसा दाएं दिखेगा वैसा ही आपको बाएं भी दिखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। अगर आप जानते हैं कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में था तो वही इसका आंसर हो जाएगा।
तो उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के दरबार में थे, तो उन्होंने जो ये रचना की है पक्षी विश्राम पर बाज, वो किसके संरक्षण में किया है, तो जहांगीर के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? ऑप्शन ए है इंडिया संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन बी आपको दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऑप्शन सी आपको दिया गया है राज्य संग्रहालय लखनऊ, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है भारत कला संग्रहालय वाराणसी। आपका जो रामपुरा बुल कैपिटल है ये मौर्य काल में निर्मित है, जैसा कि प्रश्न से विदित हो रहा है। ये आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। ठीक है, इसमें क्या है कि शीर्ष पर बैल की आकृति और नीचे क्या है, गोलाकार चौकी पर कमल के फूल एवं कलिकाओं का सुंदर अलंकरण है। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। ऑप्शन ए है सांची, भरहूत, सारनाथ या फिर गांधार। यानी बुद्ध क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ऐसा आपको कहां से, मतलब किस जगह के मूर्ति कला में आपको देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले उन्होंने या मतलब बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये आपका जो बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, सारनाथ में मिल जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है भरहूत, ऑप्शन सी है सांची, और ऑप्शन डी है अमरावती। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध तोरण द्वार कौन सा है, किस स्तूप का है, तो वो आपका क्या है, सांची का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का जो तोरण द्वार है वो विश्व प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन ए है कौशाम्बी स्तंभ, ऑप्शन बी है रामपुरवा स्तंभ, ऑप्शन सी है सारनाथ स्तंभ, और ऑप्शन डी है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो भारत मतलब किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है, तो वो आपका सारनाथ स्तंभ है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सिंह होता है और चारों तरफ मतलब चार सिंह होते हैं और मतलब चारों दिशाओं में मुंह किए बैठे होते हैं, वो जो प्रतीक है वो आपका कहाँ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही काला अनुक्रमिक अनुपात चुनिए। ऑप्शन ए है मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। ऑप्शन बी आपको दिया गया है कुषाण, मौर्य, शुंग, गुप्त। ऑप्शन सी आपको दिया गया है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ऑप्शन डी आपको दिया गया है शुंग, मौर्य, गुप्त, कुषाण। हमें सही कालानुक्रम चुनना है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो इनके शासन का क्रम या इनका राज्य का कब इन्होंने राज्य किया है उस काल को हम लिख दें तो वही चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि जो काल चल रहा होगा जिस शासक का या जिस वंश का, उसी के अंतर्गत उनकी शैलियाँ भी विकसित हुई होंगी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले आपको मिलेंगे क्या, जो मूर्तिकला जहाँ से स्टार्ट होगा आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मौर्य सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मौर्य सम्राट जो सबसे लास्ट सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके उनका सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था वो शासन किया, तो मौर्य के बाद शुंग वंश आपका आ जाएगा। और शुंग के बाद आपका आ जाते हैं कुषाण वंश, फिर गुप्त। तो जो शैलियाँ होंगी वो इसी क्रम में होंगी। सबसे पहले मौर्य होगा, फिर आपका शुंग होगा, फिर आपका कुषाण होगा, फिर आपका गुप्त होगा।
मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ? दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है शुंग, ऑप्शन डी है सातवाहन। ठीक है, तो जो आपका गांधार शैली का विकास होता है वो किसके शासनकाल में होता है, वो कुषाण के शासनकाल में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है मृण मूर्ति। तो जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में वो क्या है, मृण मूर्ति है एक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। ठीक है, तो ये अगर हम बताना है तो देखिए, जो आपका वास्तव में अगर हम देखें तो लंबाई इसकी 54.86 मीटर है, चौड़ाई 33 मीटर है। लेकिन अगर हम कुंड की बात करते हैं, ठीक है, जो जलाशय है उसकी लंबाई अगर हम बात करें तो कितनी है, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, तो लंबाई है 11.88 मीटर। कुंड की बात कर रहे हैं सिर्फ। चौड़ाई की बात करें तो यह है आपका 7.01 मीटर। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम गहराई की बात कर लेते हैं तो ये आपका कितना है, 2.43 मीटर है। लेकिन कहीं कहीं 4 जीरो भी रहेगा। तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो 11.88 मीटर, ये हर जगह दशमलव आप लगा दीजिए बीच में। ठीक है, देखिए ये 117 मीटर, 69 मीटर, 24 मीटर ये नहीं होगा आपका। 11.70 मीटर, 6.90 मीटर और ये 24 मीटर ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ आप दशमलव बीच में लगा दीजिए तो आपका अब इसमें 1170 690 मीटर, 240 मीटर, 1170 690 मीटर, तो दोनों एक जैसे ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन एक्यूरेट नहीं है, आपका हो जाएगा 11.88, 7.01, 2.43। ठीक है, तो ये आपका जो कुंड बना है उसका माप है। अगर हम पूरे की माप करें तो वो आपका 54.86 मीटर तक जाता है, लंबाई चौड़ाई 33 मीटर तक जाता है और गहराई तो आपका 2.43 मीटर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्र शैली का विकास किया? ऑप्शन ए है व्यंग्य चित्रों से, ऑप्शन बी है द्रुत रेखांकनों से, ऑप्शन सी है रेखांकनों से और ऑप्शन डी है लेखन में शुद्धियां और विलोपन से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेखन में शुद्धियां और विलोपन से इन्होंने क्या किया था, चित्र शैली का अपने विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किससे बनी है? ऑप्शन ए है पीतल से, ऑप्शन बी है तांबे से, ऑप्शन सी है कांसे से और ऑप्शन डी है तिन से। तो जो नर्तकी की प्रतिमा मिलती है वो आपका कांसे से मिलती है, कांसे से बनी मिलती है। ठीक है, पिछली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी तकनीक क्या है, तो मधुशिष्ट तकनीक है। क्या है, मधुशिष्ट तकनीक है। इसकी तकनीक ये इसी तकनीक में बनाया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा 10.5 सेंटीमीटर है। रीता प्रथम ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित है। ऑप्शन ए है रोपड़ से, ऑप्शन बी है लोथल से, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो से और ऑप्शन डी है हड़प्पा से। पूछ रहा है कि जो साल ओढ़े हुए छोटी दाढ़ी लिए वाला जो आपका योगी मिला है वो किस स्थान पर खुदाई से मिला है? तो ये हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें ये मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है गुप्त सभ्यता, ऑप्शन बी है मुगल सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता। तो ये आपका सिंधु सभ्यता से मिलता है। क्रम में अगर देखें तो सिंधु सभ्यता पहले है, फिर उसके बाद आपको सॉरी
हाँ, सिंध सभ्यता पहले मिल जाएगा, फिर आपको वैदिक सभ्यता मिलेगा, फिर आपको गुप्त सभ्यता मिलेगा, फिर आपको मुगल सभ्यता मिलेगा। हड़प्पन सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी हैं? ऑप्शन ए है काष्ठ, ऑप्शन बी है सैलखड़ी, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है तांबा। तो जो मोहरें मिलती हैं, अधिकांश मोहरें हड़प्पा काल से, मतलब हड़प्पा कालीन स्थलों से जो मोहरें ज़्यादातर मिलती हैं, उनका जो बनाने का जो पदार्थ है वो सैलखड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका ज़्यादातर अगर हम पूछे कि आकृति किस आकृति में मिलती हैं, तो ये आपको आयताकार में मिलती हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन ए है टेराकोटा आकृतियों की, ऑप्शन बी है मोहरों की, ऑप्शन सी है खिलौनों की और ऑप्शन डी है धातु की मूर्तियों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी खोज की गई थी? तो आपको मोहरों की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है, ऑप्शन बी है आपको राजघाट से मिलता है, ऑप्शन सी है आपको कौशाम्बी से मिलता है और ऑप्शन डी है आपको तक्षशिला से मिलता है। नगरीय सभ्यता को जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है विश्व में, वो आपको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई? ऑप्शन ए है अष्टधातु, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है मिश्रित स्वर्ण और ऑप्शन डी है तांबा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता द्वारा सबसे जो बहुतायत में प्रयोग किया गया धातु है वो आपका तांबा है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। ऑप्शन ए है कागज पर, ऑप्शन बी है दीवार पर, ऑप्शन सी है कपड़े पर और ऑप्शन डी है पात्रों पर। सिंधु घाटी में जो ज़्यादातर उदाहरण मिलते हैं चित्र के, वो पात्रों पर मिलते हैं। जो मटकियाँ वटकियाँ होती थी उसमें क्या होता था, लाल कलर का पृष्ठभूमि उसे कलर कर दिया जाता था, उस पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता था। वो ज्यामितीय ज़्यादातर रहता था, ज्यामितीय चित्रांकन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है रेखा, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है वर्ण और ऑप्शन डी है अंतराल। ठीक है, देखिए जब हम चित्र बनाते हैं तो हमें रेखा, वर्ण, अंतराल तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। और चित्र एक क्या है? रूपप्रद कला है। तो रूपप्रद कला से संबंध किसका नहीं है? तो वो स्वर का नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर मिलते हैं, ना कि आपको पूर्व में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको अफगानिस्तान में भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। और चूंकि हड़प्पा जो है वो स्थित ही कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? ऑप्शन ए है पत्थर के मोती, ऑप्शन बी है लकड़ी के मोती, ऑप्शन सी है प्लास्टिक के मोती और ऑप्शन डी है कांच के मोती। ज्यादातर आभूषण जो मिलते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से वो पत्थर के मोती के मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है आहड़ और ऑप्शन डी है धौला बीरा। ठीक है, तो राजस्थान में जो समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो आपका क्या है? आहड़ है। लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है, धौला बीरा भी आपका गुजरात में है। हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है,
काल या अवधि से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी काल और ऑप्शन डी है गुप्त काल। धौलावीरा जो अभी हमने बताया कि ये आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में, कच्छ के आसपास। तो ये आपका सिंधु घाटी काल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्रेल, ऑप्शन सी है हायरोग्लिफ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हड़प्पन लिपि है वो आपको हायरोग्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है चित्रात्मक लिपि या चित्रलिपि। ठीक है, इसमें हमें 400 अक्षर मिले हैं और अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरीके से आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।